कहते हैं कि असली राजनेता वो होता है जो जनता की बात और जनता के मुद्दे सत्ता रहे या सत्ता ना रहे बरकरार उठा कर रखे। और आज इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ 5 बार के विधायक रहे और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर इस पॉडकास्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुजल। आज सर जो बातचीत हम दोनों के बीच में होगी, मुझे लगता है शायद उन बातों पर भी हम बात करने वाले हैं जो आज तक कभी इस कैमरे के सामने ना आई हो और देखने वालों के लिए भी बहुत दिलचस्प होने वाला है सर। पहला सवाल सर, ओपनिंग करेंगे अच्छे सवाल के साथ कि जब आप राजनीति में नहीं थे, जब आप हमारे जैसे नौजवान थे, उस टाइम आप क्या करते थे? क्या कुछ जॉब करते थे, क्या व्यवसाय था? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या करते थे आप? देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद जी मैंने डीएवी कॉलेज देहरादून से जो है बीएससी किया था और उसके बाद मैं एक पुलिस फोर्स में एक भर्ती निकली थी, कंबाइंड पुलिस फोर्स, जिसमें सीआरपी भी थी, एसएसबी थी। तो उसमें मैं डिप्टी कमांडेंट के लिए सेलेक्ट हुआ था चंडीगढ़ में। ये कंपटीशन हुआ था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। और होने के बाद उस समय मेरे कर्नल रावत जो जयहरीखाल में रहते थे, उन्होंने मुझे इनिशिएटिव किया कि आप इसके लिए प्रयास करो। मेरे पिताजी का बहुत अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ था, बात करते थे। तो जब मैं सेलेक्ट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें 2-3 महीने के बाद जब मेरिट बनी जी, तो मेरिट बनने के बाद जो है वो मेरा नाम थोड़ा सा अंकों से पीछे रह गया, तो मैं उसमें नहीं बन पाया। उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुमने इसको क्लियर कर दिया, आप ऐसा करो कि आर्मी में आ जाओ। अच्छा, फिर मैं आर्मी में चला गया, 3 साल रहा। अच्छा, आप आर्मी में भी थे? हाँ, 3 साल के बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई। फिर मैं कोटद्वार आ गया। कोटद्वार में मैंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया टायर का, और झंडा चौक में आज भी वो स्थान मेरे पास है। आज वहाँ पे एक छोटा सा 5-7 दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स टाइप मैंने बनाया है। और उसके बाद इत्तेफाक की बात थी कि मेरा ताल्लुक़ जो है स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी, जो स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी जी के पुत्र थे। और स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी के बारे में आपने सुना होगा कि वो जब फूड मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में जी, तो उन्होंने यहाँ पे बाजरा सप्लाई हुआ था पूरे प्रदेश के अंदर। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ बाजरा नहीं खाया करते, लिहाजा उन्होंने बासमती का चावल यहाँ पर भिजवाया था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद उनके पुत्र स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी आए और मेरा उनसे जो है सन 1978 में थोड़ा सा तारुक हुआ। दुकान मेरी चल रही थी जी, हम लोग 15-20 लोग हुआ करते थे और सारे यंगस्टर थे। जब हम लोग इधर उधर जाते थे तो कंबाइंड ढंग से हम लोग उन तमाम कार्यक्रमों को करते थे। इसी बीच में एक साथी ने उनको मिला दिया, स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी को। मुलाकातें होती रही, साल भर तक हमारी मुलाकातें होती रही। फिर उन्होंने घर पे, हमने कहा कहाँ होटल में खाना खाते हैं आप, यहाँ पे घर पे खाना खाइए। फिर बहुत सारे सिलसिले शुरू हुए। 80s में उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा और 80 में वो जीत कर चले गए, पर्वतीय विकास मंत्री बने यूपी में जी। इंसिडेंटली 1984 में वो पार्लियामेंट मेंबर बन गए। यहाँ 1984 में ये सीट खाली हो गई। अब वो जब धन्यवाद देने के लिए गए लोगों के पास, मैं बेसिकली कोई मेरा राजनीति से कोई अब तक 1984 तक? हाँ, मैं मतलब इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैं उनके लिए काम कर रहा था। अच्छा। 1980 से लेके और 84 के बीच में इत्तेफाक से 4 चुनाव मैंने उनके लड़ाए जी। 80 में असेंबली का लड़ाया, फिर जो है 81 में स्वर्गीय बहुगुणा जी जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, किसी वजह से उन्होंने फिर छोड़कर फिर यहाँ से चुनाव लड़े। वो चुनाव पोस्टपोन हुआ, फिर दोबारा चुनाव लड़े 81-82 में। तो इस ढंग से 3 चुनाव ये हो गया। 1984 में मैंने चौथा चुनाव उनका लड़ाया। इस बीच में मेरा जो लोगों से जान पहचान है वो बहुत बढ़ गई। और जो व्यवसाय आपका चल रहा था वो अपनी जगह अपना चल रहा था और उसके पार्ट टाइम हम ये काम कर लेते थे। और बहुत लोगों ने
जब ये कहना शुरू कर दिया कि भाई चंद्रमोहन सिंह नेगी जी अब तो आप एमपी हो गए हो, यहाँ पे हमको सुरेंद्र सिंह नेगी जो है एक विधायक के रूप में चाहिए। और इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको बता दूं, जब वो धन्यवाद देने के लिए आए थे उन्होंने 4 जगह मीटिंग की थी। सबसे पहले मीटिंग की थी उन्होंने झंडी चौड़ में, तब स्वर्गीय वहाँ पे हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह नेगी, एक बहुत ही कदावर व्यक्ति, बहुत विजनरी, जिन्होंने वहाँ के लिए बहुत काम किया, और उनके साथ एक टीम थी। तो वहाँ जब उनका धन्यवाद कार्यक्रम चल रहा था, मैं भी वहाँ पर था, उन्होंने कहा कि आप तो अब पार्लियामेंट चले गए, अब हम सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे व्यक्ति को चाहते हैं यहाँ से विधानसभा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं उनको कह भी चुका था इन कार्यक्रमों के बाद अब आप अपना कार्यक्रम करिए और मुझे अपने दुकान को चलाने दीजिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं मोटाढाक में आया। मोटाढाक इंटर कॉलेज में एक फिर बैठक थी, महावीर सिंह रावत जी वहाँ पे प्रधानाचार्य थे। इंसिडेंटली उन्होंने भी वही बात कह दी। उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत नहीं होता था कि कहीं वहाँ पर बात हो गई थी, यहाँ पे बात, ये सब नहीं था। बिल्कुल। दूसरे दिन हम लोग चले गए उतिरछा, यहाँ से जिसको हम भरतनगर कहते हैं, वहाँ चले गए। वहाँ पे शंकर सिंह जी थे एक, तो उन्होंने भी प्रश्न कर दिया कि भाई आप चले गए वहाँ पे, अब सुरेंद्र सिंह नेगी को आप यहाँ से टिकट दीजिए। उनके मन में कुछ और चल रहा था, मैं ये भी बता दूँ, वो स्वर्ग में है आज की तारीख में। लेकिन उन्होंने जब ये सब देखा तो मैं तीसरे दिन से उनके साथ जाना मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ये सोचेंगे कि मैं शायद ये मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं था कि राजनीति क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, समाज सेवा। लेकिन बैकहैंड आप लगे हुए थे। हाँ, उनके साथ लगे हुए थे, किनको जिताना है। हाँ। तो ये जब चीज़ हुई तो फिर 1985, 84, 85 में मुझे एक अवसर दिया उन्होंने कि ठीक है इनको देते हैं। तब भारत सिंह जी, यहाँ के आदरणीय भारत सिंह जी, जो कई बार के जो है आपके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं रिखणी खाल के, और विधायक भी रह चुके थे उससे पहले भी, और उन्होंने इस बात को शुरू किया तो उनके साथ इत्तेफाक से मैं जीत गया। तो मतलब सर 1985 में की हम बात करें, वो तो पहला आपका चुनाव था जिंदगी का। हाँ। अभी आपने बोला मैं आर्मी में भी था कुछ समय, उसके बाद आपने अपना व्यवसाय चालू करा और बैकहैंड आप लगे रहे दूसरे को सपोर्ट देने में। और आपकी सीधे डायरेक्टली तो इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में कूदूं, दूर दूर तक नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था, मैं तो एक मदद के लिए उनके साथ था। लेकिन वो आपकी छवि इतनी अच्छी बनी कि 85 में लोग आपको बोलने लगे कि इनके बदले अब हमको सुरेंद्र सिंह नेगी जी चाहिए। बिल्कुल। तो 85 में ऐसा निर्णय कैसे लिया? जनता तो चाह रही है लेकिन गवाही दे रहा है दिल की कूदूं इस राजनीति के क्षेत्र में। नहीं, मैं शुरू से बड़ा बोल्ड किस्म का आदमी रहा हूँ, और क्योंकि बहुत स्पष्टवादी और बहुत स्पष्ट, बहुत बड़ी चाहत मेरी कभी नहीं रही। बिल्कुल। और जिस ढंग से मुझे अवसर मिले, मेरी अगर चाहत बहुत ज़्यादा होती तो बहुत शायद कहीं और जगह भी मैं होता, ऊंचाई पे होता, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो कांक्षी कभी नहीं रहा। हाँ, लेकिन एक बात मैं आप बता सकता हूँ कि उन्होंने मुझको एक बात कही, जब पार्लियामेंट जीत कर वो गए तो उनका एक उनसे फेथफुल आदमी हो गया था मैं। उन्होंने कहा भाई मेरे साथ चलो और मुझे वहाँ कमरा घर देखने में मदद करोगे आप। मैंने कहा ठीक है, हम चले गए जी। उसी बीच में ये वहाँ के भाई चुनाव डिक्लेयर हो गया कि यहाँ पे चुनाव होना है। मेरे को थोड़ा सा फीवर भी हो गया, तो मैं उनसे अनुमति मांगी कि मैं तो वापस जा रहा हूँ और फीवर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, घर उनको मिल गया था। उसके बाद मैं वापस चला आया जी। तो मैंने टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वर्गीय संतन बर्थवाल जी, जिनको टिकट उस समय बद्री केदार से मिला था, वो मेरा टिकट लाए थे और मैं इत्तेफाक से बाज़ार में उनको मिला, झंडा चौक के पास मिला। अरे सुरेंद्र इधर आ, इधर आ। वो छोटे कद के थे, बहुत सीजन, बहुत सीनियर आदमी, आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा ये तेरा टिकट आ गया। मैंने कहा किस चीज़ का टिकट? उन्होंने कहा जो है आपको चुनाव लड़ना, पता चल जाता है। हाँ, उस समय तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। एनीवे मैंने कहा चलिए। जब ये पता चला लोगों का, तो लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया, भीड़ भाड़ शुरू हो गई। फिर ये हुआ भाई कि कब नॉमिनेशन होगा, कैसे होगा, तो हम लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया। और उसके बाद जो है विधायक अपॉर्चुनिटी आई तो आपने ग्रैब कर दिया। और उसके बाद फिर हम इतने इन्वॉल्व हुए इसमें कि मैंने दुकान वाइंड अप कर दी 2 साल के अंदर, क्योंकि जो आजीविका का साधन था तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे। कुछ दिन मैंने अपने छोटे भाई को कहा तुम इसमें आ जाओ देखो, लेकिन ये संभव नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। और फिर जो है कोटद्वार में जो नहीं था, कोटद्वार में कुछ भी नहीं था। मैं अगर आपको कहूँ, अगर 85 में आप देखेंगे वहाँ उस समय के लोगों को पूछोगे तो यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी जी। सड़कों की बहुत समस्या थी,
शिक्षा के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं था, स्वास्थ्य के नाम पर भी कुछ नहीं था, और करीब करीब जो सिंचाई की व्यवस्था थी कुछ नहीं था। सिर्फ 80 से लेके और 84 तक जब चंद्रमोहन सिंह नेगी जी थे तो उन्होंने स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ काम भी किया था जी। और उन्होंने कई हॉस्पिटल खोले, कुछ सड़कें जो यहाँ पर बद से बदतर थी उनको उन्होंने ठीक कराया, लेकिन जो पानी की जो सबसे बड़ी विकराल समस्या थी वो यथावत थी। तो उसको उन पर काम करने का अवसर मिला और मैंने इन 3, 4, 5 सालों में कोटद्वार की प्यास भी बुझाई, सड़कों का जाल भी बिछाया, जी। यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था जिनमें भवन नहीं थे उनको भवन भी दिलवाया। तो 1985 में सर पहला मौका आपको मिला और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा और राजनीति में एक नए सफ़र की आपने शुरुआत कर दी। एक अलग ही जीवन आपका शुरू हो गया वहाँ से। तो सर 5 बार आप विधायक रहे और पहले तो ये जब 1985 में आपने चुनाव लड़ा होगा तो लैंसडाउन विधानसभा सीट हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो इसमें करीबन आपका लैंसडाउन भी आएगा, कोटद्वार भी आएगा, बहुत लंबी यमकेश्वर भी आता था और पार्ट ऑफ बिरोंखाल का भी हिस्सा था इसमें। बहुत लंबी विधानसभा सीट थी। गंगा से रामगंगा। अच्छा, गंगा मतलब ये समझिए कि गंगा से लेकर अल्मोड़ा तक पूरा क्षेत्रीय बहुत बड़ा इलाका था। और सन 2000 में उत्तराखंड बन गया, 2002 में आप चुनाव फिर जीतते हैं और सबसे बड़ा चुनाव आपके राजनीतिक सफर में कहा जाता है 2012 का है, जहां आपके सामने एक सीएम चेहरा, बिल्कुल, और आप उस चुनाव में जीतते हैं खंडूरी जी के खिलाफ, जहां एक नारा, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि खंडूरी है ज़रूरी, लेकिन उस चुनाव में आप 4000 से ज़्यादा मतों से जीतते हैं, जो अभी डाटा हम निकाल के देखें। और इस चुनाव को सर कैसे देखते हैं अपने राजनीतिक करियर में अब तक, क्योंकि बहुत बड़ी जीत। देखिए, जैसे समाज सेवा राजनीति तो मैंने कभी नहीं की। राजनीति आप इस दृष्टिकोण से इसको समझ सकते हैं कि मैं एक राजनीतिक दल के माध्यम से चुनाव लड़ता था। एक अवसर ऐसा भी आया था कि जब राष्ट्रीय दल ने मुझे जो है टिकट नहीं दिया और मैं भी खामोश होना चाहता था कि अब काफ़ी हो गया, एक ही पारी है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कहा ये नहीं था कि मुझे इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो इंसिडेंटली इन द मीन टाइम एक घटना घट गई। जब 85 में मैं हार गया, 89 में जब मैं हारा, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी। नीलकंठ, आपने सुना होगा, नीलकंठ हादसा हुआ था और वहाँ क्लाउड बस्ट हुआ था। वो मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और बहुत प्रिय क्षेत्रों में वो भी आता था जी। और नीलकंठ तो पूरे देश और विश्व में जो है पहचान है उसकी। वहाँ पर जो है बाबा की अर्चना होती है। तो उस समय मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं जा नहीं सकता था क्योंकि सारी सड़कें चाहे कोटद्वार से लेके ऋषिकेश की बंद थी और आपकी जो है कांडी वाला रास्ता बंद था। तो मैं उठा और देहरादून से मैं लखनऊ चला गया और लखनऊ में मैंने उस समय जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उनसे कहा कि आपने अभी तक एक शब्द भी जो है नहीं कहा नीलकंठ के बारे में। वहाँ पर बहुत सारे लोग हताहत हो गए, बहुत सारे इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उन्होंने छुट्टे कहा, मैंने वो बल्कि निकल रहे थे और मैंने ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा दूसरे किस्म का व्यक्ति था, पहले बोल्ड था बहुत ज़्यादा, और मैंने जब लिफ्ट में नीचे उतर रहे थे तो मैंने पाँव फंसा दिया और उनके साथ गार्ड भी थे। मतलब आप जानते हैं कितने आर्मी उसके साथ कितने गार्ड रहते होंगे सीएम के साथ। तो मैं जब रुका तो वो बाहर आ गए। मैंने कहा इतना बड़ा हादसा हो गया, तो सुनते ही बाहर आ गए। बाहर आने के बाद कमरे में ले गए मुझे। नृपेंद्र मिश्रा उनके जो है चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा, वे सुनो, बर्फीलाल जाटव जो है उस समय हमारे पर्वतीय विकास मंत्री थे। उन्होंने कहा सुरेंद्र सिंह नेगी ये विधायक जी हैं और इनको एक हेलीकॉप्टर दो और बर्फीलाल जी को कहो इनके साथ जाओ। इनके शब्द बजाय ये कि वो बर्फीलाल जाटव को कहते कि इनके साथ जाना है, लेकिन उन्होंने भेज दिया। तो हेलीकॉप्टर भी दे दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मुलायम सिंह जी उस समय चौटाला एक प्रकरण चल रहा था तो वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा मैं दिल्ली से होकर आऊँगा। दोबारा उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पहुँचा। उस समय क्या हुआ, इंसिडेंटली बहुत बारिश हो रही थी उस क्षेत्र में, देहरादून साइड में। तो उनका हेलीकॉप्टर जिससे हमको जाना था, उस समय तो जहाज़ में हम जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कैसे होगा नेगी जी। फिर हम वापस आ गए, बरेली तक हम आ गए थे जहाज़ से, जो स्टेट प्लेन होता है। हमने कहा ठीक है दूसरे दिन चलते हैं।
तिवारा फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हालांकि अच्छा। मैं उनकी पार्टी में नहीं था, लेकिन वो कुछ उनका एक आपके प्रति नजरिया हाँ है। नज़रिया। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति ठीक वीर बहादुर सिंह स्टाइल का आदमी था, वो कार्यकर्ता को बहुत मालूम महसूस अच्छा। करता था, बहुत सम्मान देता था और समझ लेता था ये कार्यकर्ता ज़बरदस्त है। उन्होंने मुझे, जब मैं हारा था 250 वोट से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। एक यहाँ पर उनके यहीं उत्तराखंड का एक व्यक्ति था जो गार्ड के रूप में था, उनके पास इंस्पेक्टर रैंक का था, कि मेरी पार्टी से लड़ो। मैंने कहा मैं आपकी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो मैं आपका साथ दूंगा। जी। तो वो भी एक कहानी है, बड़ा चला उसमें। फिर लेकिन तो बहरहाल मुझे हाँ। जो है 80 जब मैं वहाँ उनको लाया तो लोगों के अंदर मैंने कहा यार ये तो बहुत कुछ कर सकता है आदमी। हालांकि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इन द मीन टाइम मेरे और चंद्रमोहन सिंह नेगी जी के लोगों ने संबंध खराब कर दिए जी। और ये तक कह डाला, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम, मैं कह देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं रहा था कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने, एक तो उनके साथ नंबर 1 हो गया, इन्होंने एच.एन. भगोना के साथ इनका अलायंस करवा दिया, भारत सिंह रावत जी को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, एक नया धेला भी किसी का खर्च नहीं हुआ, मैंने सब बनवा दिया। मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस व्यक्ति को मत बनाओ, ये अगली बार 89 में आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और हुआ वही। तिवारी जी ने उनको टिकट दे दिया, मुझे नहीं दिया, मैं आप चुनाव लेकिन हम कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे एक बात तो निश्चित रूप से कह दी कि जनता के बीच में अगर रहोगे तो बहुत कुछ होगा। तो जब 2012 की आप बात कर रहे हो अभी, जी, बहुत लंबे बाद, देर बाद आए आप उस हाँ पर। 2012 की बात कर रहे हो, जी। तो उस समय एक आर विक्रम सिंह यहाँ एसडीएम हुआ करते थे जी। उस समय। और तब वो नीलकंठ हादसे में, क्योंकि कोरदा जो है तहसील थी जो लक्ष्मण झोटला तक जाती थी, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था, क्योंकि जब वो हारे थे, मैंने नहीं हराया उनको, जनता ने हराया, मैं कौन होता जी, हूँ, वो तो बहुत बिल्कुल। बड़े व्यक्ति हैं, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, और उन्होंने काफ़ी सेवा देश की यहाँ पर भी रहते हुए ईमानदारी का डंका बजाया। जनता ने उस समय दे दिया। लेकिन उन्होंने एक लेख लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, अंग्रेजी का अखबार था, यहाँ हम लोग पढ़ते नहीं थे, हमने देखा भी नहीं, लेकिन किसी ने मुझे वो भेजा कि 3 कॉलम का वो था कि सुरेंद्र सिंह नेगी ऐसे ही नहीं बन गए, नहीं बन जाते। तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय नीलकंठ हादसे में था, और जिस ढंग से इन्होंने बरफेलाल जोंधा जो मंत्री थे, और ये सिर्फ भूतपूर्व विधायक थे, उनके सामने बात रखी, वो एक बात नहीं काट पाए और 100% करवाई। और उसको फिर पुख्ता रूप देने के लिए मुलायम सिंह जी वहाँ आए और उन्होंने इसको भी पुख्ता किया। जी। मुलायम सिंह जी के साथ फिर हमने अपना वो विड्रॉ कर लिया था, समर्थन वापस कर लिया था, जिसकी मेरे पास पत्र भी हैं। जब ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जब हमारे सैनिक या हमारे यहाँ के लोग जो है, आज तो अभी 2 उत्तराखंड के बात के लेके चल रहे थे, तो उसके बाद मैं अलग हो गया। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, शैलेश कृष्ण उस समय जब ये जिलाधिकारी होते थे, और उस समय उनके जो है प्रमुख सचिव थे, और ये जो आज हमारे साथ सेक्रेटरी पद पर हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका भी, मैं बताता हूँ। जी, जी। उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि सुरेंद्र सिंह नेगी के आवश्यकता थी कि उन्होंने मुझसे अलग हुए हों, जी। क्योंकि भाई उत्तराखंड का मामला है। उस समय तो उत्तराखंड तो बना ही नहीं था, बाद में बना, बिल्कुल। 8 जनपद थे। तो उन्होंने कहा इनका काम रुकने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे काम होते रहे और मैं उसी में खुश था। तो ये सिर्फ जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, जनता के काम, और ख़ास तौर पर उस समय एक चीज़ नज़र आती थी और जो आज नज़र नहीं आ रही है, वो है काम के प्रति लोगों का एक भावनात्मक लगाव। क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जिसको हमने इस्टेब्लिश करके दिया, तो लोगों ने कहा कि हाँ इस आदमी के अंदर दमखम है, इसलिए 2014 का चुनाव, 2014 के बाद 2012 के बाद केंद्र में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, जी। वर्तमान सरकार आ गई, तब से कुछ हालात परिस्थितियां बदली, तब जो है मुद्दे न होके कुछ और ढंग से जो है चलिए राजनीति उस पर भी होने। सर आगे बात हाँ, करेंगे हम। जी। तो ये तो मेरा एक सिलसिला था जो किया गया। और तो शुरुआत इस तरीके से हुई, और 2012 का चुनाव अगर हम कहें अब तक का सबसे बड़ा आपका चुनाव रहा हो, तो सही है कि गलत है?
नहीं, मैं तो एक बात कहना था, मैंने 1993 में जो मैंने इंडिपेंडेंट जीता हूँ, जी। वो बहुत बड़ा चुनाव था। अच्छा, वो बड़ा था। वो 2 मायने में बड़ा था। जी। नंबर 1, उस समय मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और ये 3.5 विधानसभाएं उसमें थी। और ये हैरत होगी, आप कहेंगे कि सुरेंद्र सिंह ने की शायद हमारे सामने सच बोलने के बजाय झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं। जी। मैंने साफ मना कर दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है, और कहाँ गंगा, कहाँ रामगंगा, कहाँ अल्मोड़ा का ये क्षेत्र है, एक अकेले दम पर बगैर नेशनल पार्टी के आदमी जीत ही नहीं सकता है। लोगों ने गाड़ियाँ की, फलाना किया, उन्होंने कहा ये 5 पोल मैं देखूंगा, उसने कहा 2 पोल मैं देखूंगा, जी। और मैं उतने ही मार्जिन से 4,500-5,000 वोट से जीत गया, जबकि 2-2 समय तो बीजेपी भी हो गई थी, मतलब प्रकट हो गई थी, जी। और कांग्रेस तो थी ही, 2-2 नेशनल पार्टीज़ को हराया। तो वो मेरे लिए एक ऐसा सबक था कि लोगों का प्यार और लोगों के साथ अटैचमेंट, अगर उनके काम किए जाएं, लोगों को अगर सही ढंग से उनको मतलब जीवंतता प्रदान करने के लिए उनको जो जी। तमाम कठिनाई परेशानी उनको मुक्त किया जाए, तो कुछ भी कर तो सकता है लोकतंत्र आदमी। में जनता ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, वो इसमें कुछ भी कोई कर सकती है बिल्कुल जनता। कर सकती है, और अभी भी कर रही है, आप देख ही बिल्कुल। रहे हो। किसी ना किसी का चुनाव तो जनता करेगी ही करेगी, है ना, उसके काम पर करेगी, हाँ। उसके वादों पर करेगी। अब सर इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम सर 2025 में, 1985 से 2025 में हम पहुंच चुके हैं। तो 2025 में खासकर कोटद्वार के अंदर अभी क्या दिशा है, कोटद्वार की क्या दशा है? देखिए, मैं एक मिशन लेके चला था 1985 में, और मिशन ये था कि पूरे 8 जनपदों के अंदर एक नया परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग जी रहे हैं वो बहुत बड़े अभाव में जी रहे हैं, बहुत बड़े अभाव में जी रहे हैं। उनको कैसे उस अभावग्रस्त ज़िंदगी से उभारा जाए, और जी। उसके लिए तमाम चीज़ों को स्थापित करने की एक योजना मेरे अंदर थी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार कोई एमएलए बनता है, तो उसको तो जो है उत्तर प्रदेश जैसी विधानसभा में जो है उसके कमरे तक पता नहीं चल पाते। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे काम कर डाले थे उस समय जी। कि जो ग्रोथ सेंटर आज सिडकुल में है ना, वो 1987 में मैंने स्वीकृत करवाया था, और उसको जब 1999 में मैं हार गया, तो वो जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जो अपने मुख्यमंत्री बने थे, वो अपने क्षेत्र अलीगढ़ ले गए थे, मैंने उसको फिर वापस दिलवाया जब 1993 में मैं बना। और उस समय जो है केंद्र में नरसिम्हा राव जी थे, मैं उनको मिला। कृष्णा शाही स्टेट मिनिस्टर औद्योगिक विकास थे, उनसे भी मिला। मैंने कहा जी ये तो हमने स्वीकृत किया, अभी वहाँ ले गए, इसका क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो उन्होंने कहा, मैंने औद्योगिक विकास मंत्री से एक पत्र लिखवाया नरसिम्हा राव जी को, स्टेट मिनिस्टर को, और उन्होंने दोबारा इसको कोटद्वार में स्थापित कर दिया। 1996-97 में मैं एक बार फिर हार गया, तो फिर ये 2004 में 2002 में जब मैं बना, तो दोबारा मैंने इसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर पैसा भी सैंक्शन करवाया, और ग्रोथ सेंटर जिसकी योजना ही ख़त्म हो गई थी, हमने भारत सरकार से एक जगदीशन जो है सेक्रेटरी थे, उनको बुलवाया, पंडित नारायण दत्त तिवारी ने, उसको स्थापित किया। आज आपके सामने है। हालांकि वही थोड़ा कछुआ गति से चल रहा है, लेकिन देर सवेर बिल्कुल उसमें भी आपका गति देखिए आएगी। सर, क्योंकि अगर कोटद्वार में बेस अस्पताल की बात हो, कॉलेज की हो, ऑडिटोरियम की हो, सिडकुल की हो, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है कि आपकी जी। वजह से इस शहर में ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो पाई। अभी वर्किंग कंडीशन कैसा है उस पर हाँ, बाद वो में बात करेंगे। बिल्कुल। तो वर्तमान में किस तरीके से है सर सिचुएशन कोटद्वार की? देखिए, उस इलाके जी। की स्थिति क्या होगी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस इलाके के लिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया हो, 192 बीघा ज़मीन उपलब्ध कराई हो, जिसका शासनादेश करवा दिया हो, जिसमें पैसा सैंक्शन करवा दिया हो, जिसमें काम प्रारंभ कर दिया हो, जिसमें 8 से लेकर 10,000 लोगों का रोज़गार सुनिश्चित करने की एक गारंटी थी, और किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती ये अपने सर क्या इलाज के केवल लिए। प्रपोजल था या सैंक्शन होकर ये शासन आदेश बन गया? मैं जितनी बात कर रहा हूँ, तमाम योजनाओं पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उन पे सभी पर शासनादेश जारी हुए थे। काम प्रारंभ तब होता है जब पैसा सैंक्शन होता है। पैसा सैंक्शन हुआ था, 4 दीवारी बन गई थी, ट्यूबवेल बन गया था, डीपीआर जो है बिल्डिंग की बन रही थी, और काम के लिए हम लोगों ने पैसा स्वीकृत करते हुए 4.5। पैसा हमेशा एक चीज़ को देखते हुए स्वीकृत होता है कि जब हमने इसको दिसंबर में स्वीकृत किया,
जी। आपको हमेशा तो जो फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है वो मार्च तक होता है, 31 मार्च। ठीक जी। है। तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि, क्योंकि वो अगले साल में तो उसका वो बजट और होगा, जी। लेकिन जितना खर्च किया जाता है, खर्च करना होता पहले वही सैंक्शन होता है और वो हमने कर दिया था। 2017 में सरकार बदल गई, उनकी प्राथमिकता बदल गई, लेकिन अगर वो बन गया होता तो आज इसकी क्या हालत होती। मैं सिर्फ इस बात पर कहना चाहता हूँ, निश्चित अगर ये रूप से बहुत फायदा 2017 से होता अभी उस 18-20 में बन जाता तो लोग, कोरोना में लोग नहीं मरते, कोरोना में लोगों को दिक्कत नहीं होती। आज जो रेफरल सेंटर ये बना हुआ है वो नहीं होता। दूसरा, साथ ही साथ रोजगार में बहुत 8-10 हज़ार लोगों को बिल्कुल। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जी। मिलता। कर्णाश्रम, जिसको भरत के नाम से हम जानते हैं, भरत जहाँ पैदा हुए, भारत नाम जिसके नाम से पड़ा, उसमें पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ समथिंग यानी 22 करोड़ रुपए के लगभग मैंने स्वीकृत करवाया था। आपने अभी सुना क्या 65 सैंक्शन हुआ था। जी। शासनादेश जारी हो गया, काम प्रारंभ हो गया। काम जो पहला प्रारंभ होना था वो पहली थी सुरक्षा दीवार बनाना, यानी कि मालन नदी के तटबंध बनाया गया, जिसमें 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। सरकार बदल गई, फिर वो काम रोक दिया गया। 20 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि कई सालों तक वो पड़ी रही खर्च किए बगैर, क्योंकि जो है काम करना मुनासिब नहीं समझा, क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर बन गया होता तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व के अंदर ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता। जी। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ पे सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बनता। हेलीपैड के लिए भी सर आपने कुछ करा था शायद। वो दूसरे आता हूँ मैं उस पर। जी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी कि सैलानी आते तो यहाँ के जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर कोई मसूरी जाता है, आपको पता है वहाँ भुट्टा खाते हैं लोग। कहाँ से आता है वो भुट्टा? गाँव से आता है ना। बिल्कुल। तो भुट्टा जिसकी कीमत 10 रुपये होती है वो 50 रुपये में मिलता है वहाँ पे। आमदनी किसकी बढ़ी? गांव वालों की बढ़ी ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जब उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया था, उसमें बहुत ही बृहद रूप उसको दिया था कि उसमें सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बुजुर्गों के लिए बनेगा, महिलाओं के लिए बनेगा, बच्चों को खेलने के लिए स्थान बनेगा, और भव्य जो है एक भरत की मूर्ति बनेगी। तो ये सारे, उसमें झील बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि आकर्षण का केंद्र, जिससे कि यहाँ की आमदनी भी बढ़ती, हजारों लोगों को रोजगार बढ़ता, और पूरे साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कोटद्वार का नाम भी बढ़ती, कोटद्वार का नाम बढ़ता। बिल्कुल। आज अगर सिटकुल को अगर आप जाना जाता है तो जब भी आप नक्शे पे जाते होंगे ना सिटकुल के, तो कोटद्वार सिटकुल का नाम आता है, जिसका बंगलोर में हेडक्वार्टर है, बीएल का, सॉरी इनका बीएल का आता है। तो ये क्या है, ये पहचान देने के साथ साथ रोजगार भी दे रहा था। अभी आपने हेलीपैड की बात कही, तो मैंने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा था जो 15-16 में मैंने यहाँ पे टाइगर सफारी के रूप में विकसित किया था। प्रेरणा मिली थी रामनगर से। मैंने देखा वहाँ पे हजारों की संख्या में जो है टाइगर सफारी, यानी जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें 3-3 लोग काम करते हैं, तो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आदमी आता, होटल में टिकता, खाना खाता, कुछ सामान लेता, यहाँ के प्रोडक्ट को बेचने का अवसर मिलता। और तो उसी में मैंने एक और व्यवस्था कर दी थी कि यहाँ पर कर्णाश्रम जो 4 हेलीकॉप्टर उतरने की, राशनगंज में एक हेलीपैड बनवाए गए जहाँ पर विधिवत रूप से संचालन हो रहा है। जी। पहले जब कोई हेलीकॉप्टर आता था सीएम का या हमारा उतरते थे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई जाती थी। अब नहीं बुलानी पड़ती क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर है, मतलब सीमेंट कंक्रीट है वहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर। तो ये एक विज़न था कि जो लोग दिल्ली से यहाँ पर 4-5 घंटे नहीं खर्च कर सकते हैं बाय रोड, वो 45 मिनट में आकर जो है टाइगर सफारी 4-5 दिन में घूम के वापस जा सकते हैं। जी। तो ये व्यवस्थाओं को लैस करने का एक प्रयास था जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। क्योंकि अब तक जितने सर आपने एजेंडा बताए, जो आप जिस पर आपने सैंक्शन कराए, जो भी आपने बातें रखी, क्योंकि ये 2 चीज़ों पर, 2 पिलर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर और आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, और यही किसी शहर की बुनियाद होती है। जी। तो ये अगर जब तक नहीं करेंगे, मेरा एक ड्रीम और था, चल्लरखाल, लालढांग और कालागढ़ होते हुए रामनगर मोटर मार्ग को इसको बनवाना था। सपना है बहुत लोगों का। लोगों ने सपने बनाए होंगे, मैं नहीं कह सकता, लोग सपने भी बनाएंगे आगे लेकिन मैंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य एक ही रहा कि जब मैंने इसको स्वीकृत करवाया
5-6 में, तब EPI कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर सड़कों को बनाती थी। जी। तो इसको हमने ठेका दिया और इसमें 2 सड़कें थी कोटद्वार की, एक तो लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग और दूसरा मोटर मार्ग था आपका कलाल घाटी से लेके पनियाली, जहाँ पर आपका डिग्री कॉलेज है। तो वो तो बन गया जी। एक फेज में। दोबारा उसको हमने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनवाया, लेकिन इसमें विवाद हो गया। 3 किलोमीटर बन जाने के बाद रोक दिया गया। लेकिन इसके लिए फिर आपने सवाल किया कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, सरकार बदल गई, EPI कंपनी का बॉन्ड निरस्त कर दिया गया। बॉन्ड, तो मतलब आपका ये कहना है कि सरकार बदली, प्रायोरिटीज बदल गई। बॉन्ड निरस्त कराया गया, जी। उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। अच्छा। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उनको शासनादेश, क्योंकि मैं उन शासनादेश को जरूर रखता हूँ अपने पास जो गतिमान होते हुए रुक गए, क्योंकि जी। वो परस्यू करने में देता है कि भाई इस साल में स्वीकृत हुआ था, आप क्यों नहीं इसको स्वीकृत कर रहे हो। जी। और ये सड़क बन गई, उसके बाद इसको हमने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना दिया, लेकिन वो सड़क रुक गई। उसमें एलिवेटेड रोड भी थी चिल्लरखाल लालढांग मोटर अच्छा। मार्ग में, जिसकी DPR तैयार हो गई, जो आज शासन में है। 65 सेंक्शन हो गया था, लेकिन लैप्स हो गया। उसके बाद दोबारा सरकार में हम 2012 में आए। 12 में मैंने फिर शुरू की कवायद, और कवायद करने के बाद इस पर फिर हम लोगों ने एक नई स्कीम से इसको 65 सेंक्शन करवाया, 9 करोड़ रुपए। तो अभी भी सर जो कहते हैं ना कि राजनेता के मुद्दे हमेशा रहेंगे, विजन रहेगा तभी वो राजनेता कहलाएगा। तो क्या अभी भी यही आपका विजन है, ये जो एजेंडे हैं इनको बरकरार लेके चल रहे हैं, या आपकी भी प्रायोरिटीज थोड़ी बदली हैं शहर को लेकर? देखिए, समय पहले के साथ साथ हमारा मानना यह है कि मुकम्मल शहर बनाने के लिए इंसान को सबसे पहले पीने का पानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, जी, और चलने के लिए सड़कें चाहिए, बेसिक और यूटिलिटीज। एजुकेशन चाहिए। तो हमने हर चीज़ को यहाँ पे उपलब्ध करा दिया एक किस्म से। जो जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें बन गई। अब उसका डामरीकरण अगर टूटता है तो उसको 5-7 साल बाद तो ऑटोमेटिक उसको बनना है, उसमें प्रतिनिधि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, अगर विभाग मतलब अब जागरूक है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये चीज़ें मेडिकल कॉलेज बन गया होता, कर्णाश्रम का विकास हो गया होता, टाइगर सफारी यहाँ पर शुरू हो गई होती, ये चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग बन गया होता, तो आज कोटद्वार की स्थिति कुछ और होती। यहाँ पर जो सबसे मुख्य कारण था इस सड़क को बनवाने के पीछे, तो कनेक्टिविटी है ही है दोनों मंडलों को, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि जो बड़ी कंपनी है अपने C&F स्टोर खोलते हैं, और वो ऐसे आइडियल, ऐसे मिडिल पॉइंट पे खोलते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन उनको बहुत आसानी से अगल बगल हो। तो कोटद्वार एक ऐसा पॉइंट उनके पास था कि यहाँ पे तमाम जितने भी बड़े बड़े डिपोज खोलते हैं लोग, जितनी भी कंपनी खोलती हैं अपना कहीं ना कहीं एक डिपो खोलती है, ये तो नहीं है कि जहाँ फैक्ट्री से माल आ रहा वहीं जाएगा, तो वो जो है यहाँ पे खोलते, तो उससे तो इसमें जो है पंख लग गए होते यहाँ के व्यापार पे, लेकिन वो रुका हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमने तो ये कहा ही है लोगों से कि जब तक ये चीज़ें नहीं स्थापित हो पाएंगी तब तक सुरेंद्र सिंह नेगी का संघर्ष जारी रहेगा, और इसको हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि लोगों को सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर मिल सके। यही जनप्रतिनिधि का काम भी है, और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं सर एक छोटी सी लाइन इस पर ऐड करूँ कि ये जो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ एजेंडा बताया, जो बहुत ज़रूरी भी है इस शहर के लिए, और जितना जल्दी हो उतना है, लेकिन समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब भी आपने शुरुआत करी, आपने बताया जितने भी आपने अपने एजेंडा बताए सब सैंक्शन हुए लगभग, लेकिन जैसे ही वो उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होता सरकार बदल जाती। ये दुर्भाग्य मेरा भी रहा है, कोटद्वार का भी रहा है। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है ना सर? दुविधा नहीं, ये दुर्भाग्य था। मैं आपको दूसरे ढंग से बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, बहुत दुख हुआ नेगी जी, बहुत दुर्भाग्य हो गया, आप हार गए। मैंने कहा मेरा क्या दुर्भाग्य है, मैं तो ठीक ठाक हूँ। दुर्भाग्य शायद, मैंने कहा मुझसे ज़्यादा कोटद्वार को नुकसान हो गया। कोटद्वार को नुकसान इसलिए हो गया कि अगर मुझे एक टर्म और दिया होता लोगों ने, ये भी एक दुर्भाग्य है कि मुझे एक बार जिताती थी जनता, दोबारा हराती थी, हमेशा फिर जिताता था एक लेकिन इस समय एक थोड़ा सा अनहोनी हो गई कि 2 बार मैं हार गया। और फिर भी
जी। इंसान का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए, इंसान की हिम्मत मजबूत होनी चाहिए, वो इंसान का continuity रहती- नजरिया और विजन जी। साफ होना वो चाहिए। कंटिन्यूटी रहती तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते, ये आपका कहना सारे है। प्रोजेक्ट आज धरातल पर होते, जी। कहीं विवाद नहीं था। एलिवेटेड रोड सैंक्शन हो गई थी, सड़क के लिए पैसा सैंक्शन हो गया था, टाइगर सफारी के लिए पैसा सैंक्शन हो गया था, संचालन केंद्र जो है आपका जो है कोडे ढाक और राशनगंज बन गया था। सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से मैं करवाता था, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं कर सकता जी। था। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। लास्ट कार्यकाल में नगर निगम में आपकी वाइफ मेयर रही पिछले 5 साल में, और अब कोई और मेयर हैं। तो सर सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि जब नैनीताल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया अतिक्रमण हटाने के लिए, नगर निगम आपका था, तो ये चीज़ निकल कर आ रही थी सामने कि ये एक पक्ष को लेकर ही कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण किसी का हट रहा है, किसी का नहीं हट रहा है, कि वहाँ इक्वलिटी नहीं है साहब, सबका अतिक्रमण हटे। जब अतिक्रमण है तो ये चीज़ भी आई। और बात करें सब्जी मंडी की, तो वहाँ पर जब नगर निगम की टीम जाती तो वहाँ से जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो आते हैं, हट जाते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं। तो अतिक्रमण को लेकर बहुत आपको घेरा गया नगर निगम पिछले 5 साल में। देखिए, अतिक्रमण जो है एक गलत ढंग से कोट किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता जी। हूँ, जब मेरी वाइफ जो है मेयर बनी उससे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी। ये सरकार और प्रशासन जो उनको बताता है उस पर कार्रवाई करती है। कोई इंक्रोचमेंट हटाने का काम जो है न तो हाई कोर्ट का है, ये जजेज भी कहते हैं। जी। हमारे बिल्कुल, पास जो बिल्कुल। केस आया हमने उसकी स्टडी की है, उसके बाद कहा भी कि तुम मान्य वर्ग गलत किया तो उसको ठीक करो। ये दुर्भाग्य था कि उससे पहले यहाँ पर कुछ गलत तरीके से एक लिस्ट बनाई गई कि इन लोगों का इंक्रोचमेंट है। जी। तो लिस्ट ही गलत बनी। 3 तरह की बातें उठी, जिनमें से तीनों निराधार थी, नहीं होना चाहिए था। पहली बात कि ये एनएच का मामला है, एनएच इसको कर रहा है, जबकि एनएच का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नंबर 2, हाईकोर्ट का आदेश तो जो है नगर पालिका का जो वो इंक्रोचमेंट उन्होंने बताए थे उसका था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया। देखिए, हाईकोर्ट में अगर किसी भी संस्था ने पहले ये कह दिया कि इंक्रोचमेंट है यानी बरामदे बंद नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। तो बरामदे बंद होना और उसको जो है दूसरे ढंग से देखना वो गलत था। मैं आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने उसको गलत ढंग से कोट किया, समझा। कोर्ट ने फटकार भी लगाई इन लोगों को कि ये आप कनॉट प्लेस गए कभी? जी। कनॉट प्लेस में, तो कनॉट प्लेस तो जो है दिल्ली का क्या है, दिल है ना। बिल्कुल। तो कनॉट प्लेस में जब दुकानों में आप घूमते हैं तो आपके पास बरामदे खुले नज़र आते हैं। एक दुकान के आगे से होते हुए दूसरी दुकान जी, में जी। जाता आदमी ना, जी। ऊपर उसके स्लैब पड़ा है, ऊपर उसके मकान भी हो सकते हैं, स्लैब तो है ना। आप हजरतगंज गए हैं? नहीं। हजरतगंज नहीं गए। हजरतगंज जाकर देखिएगा तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी एग्जैक्टली अमीनाबाद, हजरतगंज के पास ही विधानसभा है। और जब आप हजरतगंज की दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये जो है पैदल मार्ग चलता है, दुकान उसके बगल में बिल्कुल लगी हुई है, उसके आगे खाली स्थान है, उसमें पैदल चलते हैं। ऊपर से तो बरसात का भी काम करता है, बरसात को रोकने का काम करता है, गर्मी को रोकने का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर उसको गलत ढंग से प्लीट किया गया। हमने बहुत कुछ कहा और इनको झाड़ उड़ भी पड़ी, बोला भी, उन्होंने रोका भी इसको कई बार। लेकिन अलग अलग ढंग से कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जब दबाव बहुत ज़्यादा होता है किसी का, जिसको हम कहते हैं कि अनावश्यक जो है पॉलिटिकल दबाव पड़ गया, तो जब पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिक्स ही ये कहने लगे कि नहीं है इसको ऐसा होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से वो भी सुनते हैं कि हाँ यार ठीक ही बोल रहा है यार जी। तो ये जो इंक्रोचमेंट का बहुत सीधा साधा होता है, ये तो सिर्फ जो है रास्ता खुलना था, बिल्डिंगों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। टूटती तो मैं समझता पार्लियामेंट आपका जो है ये टूट जाता। कौन सा? कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में दोबारा कभी आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे आप सारी दुकानों के आगे जो है 8 फुट 6 फुट जो भी जहाँ पर जितना है वो खुला है, उसमें चलते हैं लोग, और ऊपर से उसको बंद किया हुआ है ताकि वो बारिश से बच सके। ऐसे ही हजरतगंज है, अमीनाबाद है। तो हम ये चीज़ें थी, लेकिन
पॉलिटिकल दबाव कभी कभी गलत निर्णय करवा देता है। जी। पॉलिटिकल दबाव ही अच्छा। था ये कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पॉलिटिकल विल पावर की कमी। और साथ ही सर इसी चीज़ को लेकर एक बड़ी चीज़ ये भी निकल कर आती है कि नगर निगम के जुरिडिक्शन में पार्किंग भी आती है। बहुत बड़ी समस्या है कोटद्वार में। झंडा चौक आप शॉपिंग करने जाएं तो आपके पास मुझे नहीं लगता कोई वैलिड जगह है खड़ी करने की। तो इसके लिए क्या आपके नगर निगम में सर काम हुआ? देखिए ऐसा है, पार्किंग हो गई, ये जो निराश्रित गौवंश है वो हो गए, जी। इनके लिए तो जगह ढूंढनी पड़ेगी आपको और जगह निकालनी पड़ेंगी। कोटद्वार के बसावट जो है, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर आज तीलू रौतेली की भी मूर्ति लगी है और जहाँ पे आजकल मैक्स खड़ी हो रही हैं, सुमो खड़ी हो रही हैं। तो उसमें एक बात आई थी, हमने कहा भाई बेसमेंट में जो है आप वो करवा दीजिए, बेसमेंट और सेमी बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था कर दीजिए, ऊपर फल और सब्जी वालों को बिठा दीजिए और ऊपर कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हमारा प्लान था। जैसे मोटर नगर के लिए आपने सोचा था? हाँ, तो उसके लिए प्लान था, तो प्लान करने के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी ने पैसे की घोषणा भी कर दी कि हम पैसा देंगे, लेकिन फिर क्या किया कि उसी को कट डाउन करते, उसी को प्लेन करने का एक बात आई कि इसको प्लेन कर दिया जाए, यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी। जी। सब्जी मंडी हो गई, मल्टी कॉम्प्लेक्स हो गया। ये नगर निगम जो बने हैं, धीरे धीरे इनकी आमदनी अगर आप नहीं बढ़ाओगे या इनको अपने पैरों पर आप नहीं खड़ा करोगे तो एक दिन ये बंद हो जाएंगी। बंद क्या हो जाएंगी, लोगों के पास इतना टैक्स बढ़ जाएगा कि वो देने के योग्य नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली जब निगम बनता है तो उसके पीछे एक ही मंशा होती है कि लोगों से कर वसूलना। जी। और हमने करों को इसलिए नहीं देने दिया 5 साल तक, आप उस बात को भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि व्यावसायिक जो टैक्स है वो प्रारंभ हो गया था 2019 से ही कि आपको देना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, पहले हमारी व्यवस्थाएं लैस करवाइए ना आप यहाँ पर। आप हमारे जो 35 गांव आए हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था तो कर नहीं पाए। उन 35 गांव में सीवर की व्यवस्था है नहीं। अपना जो म्यूनसिपली एरिया है उसमें गाड़ी घाट और आम पड़ाव लकड़ी पड़ाव उधर जो है सीवर नहीं है। ये बेसिक नीड है किसी भी निगम को बनाने के लिए कि आपके पास ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर बाज़ार में तो मिलता है 140 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, भाबर में भी मिलता है क्योंकि उस समय मैंने ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे ट्यूबवेल खोद दिए थे, लेकिन फिर भी 140 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नहीं मिल रहा है। वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि सीवर होगा तो फ्लश आउट करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये सारे के सारे झमेलों को रोकते हुए हम लोग बार बार एक प्रस्ताव भेजते थे सरकार को कि पहले आप इन पे निर्णय लीजिए, और उस पर निर्णय भी हुआ। कोटद्वार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सीवर के प्लांट को, सीवर ट्रीटमेंट के इनको 5 हिस्सों में हमने बांटा था पूरे, क्योंकि नदियाँ पड़ती हैं। लाल पानी क्षेत्र एक जोन बनाया था, सुखरा और खो नदी के बीच में दूसरा जोन बनाया था, तीसरा मोटर ढांग बनाया था, चौथा और पाँचवा सिगड्डी और कलाल घाटी बनाया था जी। जिसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। लेकिन वो डीपीआर बनी है 8,000 करोड़ रुपये की। अब तो ये बनाए थे हमने 2019 में, जब मैं मुख्यमंत्री पे दबाव डाला कि हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, आप पहले ये व्यवस्था करो। तो 2018 में जब ये नगर निगम अस्तित्व में आया सर, हाँ। तो क्या आपको लगता है सुटेबल है इस शहर के लिए कि यहाँ नगर निगम होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो था। आप लोगों ने इसके लिए क्या पुरजोर विरोध करा सर? पहली बात ये बता देना चाहता हूँ, 2017 मार्च तक हम लोग जो है विधायक भी और मंत्री के हैसियत से काम कर रहे थे। हमारे ऊपर बहुत दबाव था कि कोटद्वार को नगर निगम बनाओ। पहले कैबिनेट में आना था, कैबिनेट में मैं बैठता था तो मैंने नहीं आने दिया। जब वहाँ नहीं आया तो विधानसभा में पास नहीं हुआ। जैसे ही 2017 मार्च में बीजेपी सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले काम ये 3 महीने के अंदर जो है कोटद्वार में बगैर सुनवाई के, जन सुनवाई के इसको लागू कर दिया। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया, हमने विरोध भी किया। विरोध तरीके से किया जाता है। तरीका ये था उसका कि हमने कहा बगैर जन सुनवाई के तो आप इसको कर ही नहीं सकते। कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट ने कहा पहले जन सुनवाई करिए तब ये बनेगा। जी। आप समझे,
जन सुनवाई फिर हुई वो तो, लेकिन हमारे लोग बहुत सारे उदासीन होते हैं, वो क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे हुआ, तो खैर वो लागू हो गया। लेकिन वो लिंगर ऑन हुआ था, अगर आपको याद होगा, उसकी बैकग्राउंड मालूम होगी, तो उसको हमने रोका हुआ था। लेकिन जन सुनवाई में उन्होंने कहा कि ये तो मात्र जो है इतने लोगों ने इसका विरोध किया, इतने लाख, 1.5 लाख 2 लाख के लोगों ने, तो वो उन्होंने लागू कर दिया। नहीं, हमने करों के खिलाफ भी जी, किया, सुन लीजिए, बिल्कुल। करों के खिलाफ मेयर ने जो है जन जागरण किया और कहा कि भाई व्यवसाय कर जो है हमने माफ़ करवा रखा, लेकिन इम्पोज करना चाहते हैं, आप लोग अपना ऑब्जेक्शन फायर करो। पूरे कोटद्वार में 40 वार्डों में हम घूमे, मैं भी जाता था, हस्ताक्षर अभियान अलग करवाए। आपको पता है कितने ऑब्जेक्शन आए थे? 350। क्या 350 दुकानें हैं कोटद्वार से लेके और सिगड्डी और लालपानी तक? बिल्कुल। मेरे समझ 50,000 दुकानें होनी चाहिए। जब अगर लोग लिखते तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस पर औपचारिकता को पूरा किया और फाइनली ये कहा कि इतनी बड़ी आबादी में अगर 300 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो ये नगण्य है, इस पर विचार नहीं किया जाएगा। वो टर्न डाउन हो गया और इसको लागू कर दिया आज जो है। लेकिन हमने तब भी उसको, जब तक कार्यकाल था मैडम का, हमने उसको लागू रोक नहीं के होने रखा। दिया। और इसलिए नहीं होने दिया, लॉजिक था हमारे पास, आप हमारी व्यवस्थाएं दे दो, हम देंगे ना, तो क्यों नहीं लाजमी देंगे, है। क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल। एक बार तो अजीबोगरीब स्थिति हो गई, जैसे नगर निगम बना, हर घर में जो है 99 रुपये का एक बिल चला है, सीवर टैक्स दो। अभी मैंने उस समय कौशिक जी थे, मैंने कहा भाई कौशिक जी, ये कौन सा फरमान आपने दिया जी, कि सीवर तो है ही नहीं गांव में, और आप 99 रुपये का टैक्स लगाना शुरू कर। तब वो तीसरे चौथे महीने वो कैंसिल हुआ। तो ये चीज़ें हैं जिसको अगर आदमी जागरूक है तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। पिछले ऐसा नहीं कार्यकाल है। में सर जैसे बहुत सारे, आप पार्किंग की बात कर लीजिए, आपने देखिए बोला, पार्किंग के बाद आपने जब बोला तक प्रपोजल रखा, हमने बहुत सारी चीज़ें करी। अब महिला मेयर थी, लेकिन महिला वॉशरूम शहर में नहीं था तो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण क्या है इन चीज़ों को, जो ये ऐसा नहीं है, आप गलत ढंग से कोट कर रहे हैं जी, आप अगर वहाँ पर जाते हैं नगर निगम में ही देखें तो वहाँ पर आपको सबसे पहले टॉयलेट, एंट्री करने से पहले टॉयलेट जो नजर बाहर आएगा। है। जी, जी, वो महिला है उसमें। एक मिनट आप सुन, जी, नहीं आप continue थोड़ा करें। नहीं, पर उसी समय बनाए थे वो। जी, और उसके यहाँ स्टेशन रोड पे था, बिल्कुल है। थे 3 जगह 4 जगह था, ऊपर क्या कहते हैं हॉस्पिटल के बगल में बनाया गया, जो देख लीजिएगा ना, वो जी, तो बिल्कुल सारे है सर। तो जितने जहाँ स्थान मिलता था वहाँ पे बनाया जाता था। जी, पर ये कह देना कि सिर्फ नहीं था, ये मैंने थोड़ा सर सा इसमें एक गलत चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, मैंने अभी ऐड भी करी हाँ कि बोलिए। जहाँ है हाँ। लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है सर। सारे वर्किंग कंडीशन में है। सर वहां पर जाना, अब हो सकता है साफ हो जाए, आप दोबारा लेकिन जाइएगा, जी, देखिए जब ये अब तो नगर निगम किसी और का हो गया। नहीं नहीं मैं उस समय की बात 2018-19 की बात कर रहा हूँ। जी, अब वो है ना, वो मैं तो 2022 की बात कर हाँ, रहा तो हूँ। मैं 2018, 19, 20, 21, 22 की बात कर रहा हूँ। जी, अगर आप जाएंगे तो उससे पहले वास्तव में ये स्थिति थी जो आप बोल रहे हैं, जी, लेकिन 19, 20, 21, 22 में तो आपको स्थिति भिन्न नज़र आई होगी, हर जगह देखा होगा आपने। शायद जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहीं वहीं थोड़ा तो आप डिफेक्ट हुआ होगा। महिला वाले में कैसे गए होंगे? हाँ, महिला उसमें नहीं नहीं कैसे सर, टॉयलेट में? पुरुष का भी देखा ना। खैर चलिए, तो खैर कुछ न कुछ तो चलो, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो होता ही है, होता ही बिल्कुल होता है। स्वाभाविक है। और सर अब इन चीज़ों से थोड़ा बाहर चलिए, हम निकलकर- उम्मीद करते हैं भविष्य में और बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जिस तरीके से आपने अभी जिक्र करा थोड़ी देर पहले कि आपको एक समय में राष्ट्रीय पार्टी से भी ऑफर आया कि हमारी पार्टी में ज्वाइन कीजिए, चुनाव लड़िए, तो इस 1985 से 2025 का इस समय आ गया है, तो सर तो ऑफर तो आपको आते रहे होंगे, स्वाभाविक है, एक बड़ा चेहरा है, तो आप जिस तरीके से नहीं, बड़ा चेहरा तो हो सकता अब न जा रहा हूँ मैं, लेकिन 1985 और 90 के बीच में उस तो शुरुआत थी। मैं कहाँ से बड़ा चेहरा था। लेकिन हाँ, लोगों के दिल में मैं बैठ गया था कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको इसीलिए तो इंडिपेंडेंट जिताया था उन्होंने, ये मैं बताना चाहता हूँ। उस समय ऐसा भी हुआ था कि जब बीजेपी उभर रही थी और बीजेपी का टिकट मेरे घर पर भी आया था। वो इंसिडेंट ये था कि मैं उस दिन दिल्ली चला गया, जी, किसी नेता ने मुझे बुलाया कि वहाँ आओ और आप बात करते हैं। तो उसमें एन डी तिवारी वहाँ सर्वे सर्वा हुआ करते थे, और वो एन डी तिवारी को मिलाने के लिए मुझे ले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अब यहाँ कहाँ खड़े हो, मुझे नहीं मालूम था कौन सी किसको मिलने जा रही हैं ये।
मैंने कहा ये तो तिवारी जी का बंगला लग रहा है कुछ। जी। बोला हाँ उन्हीं का है। तो मैंने कहा यहाँ क्यों भीड़ में क्यों खड़े हैं आप, बड़े नेता थे वो, आज उधर हैं, किधर, बीजेपी में है। वो मेरी सिफारिश करने के लिए। तो मैंने कहा आप तिवारी जी को मुझे मिलाने के लिए? अरे तिवारी जी को मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा रास्ता तुमको। जी। मैं आज भी उनके सामने कह सकता हूँ। मैंने कहा इधर से आओ ना, ये भीड़ तो शाम तक नहीं छटेगी तो हम थोड़ा खड़े रहेंगे। हाँ जी। मैं उधर गया पीछे से, मैंने कहा पंत, और उसने एक सीट के से मैं खटखट किया। मैंने कहा हे प्रिंस आ गए। वो कुछ इस ढंग से राजा साहब बोलते थे मुझे। कौन? जी। पंत बेचारे चले गए, राजा राजा साहब आ गए। मैं लगता भी था उस समय थोड़ा लंबे चौड़े हाँ, हमारी पर्सनैलिटी। जी। पर्सनैलिटी मेरी अपनी थी। तो राजा साहब आ गए, राजा साहब। तो मैंने कहा भाई खोलो इसको। तो उन्होंने खोला जी। साइड के दरवाजे से। लोग भीड़ लगी वहाँ, हजारों के लोग ठिकठाक थे। चले गए अंदर। जी। तो गुरु जी से बात हो गई, मतलब तिवारी जी से। लेकिन तिवारी जी के अंदर एक, आज भी हम सम्मान बहुत करते हैं उनका, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो विराट व्यक्तित्व था। और लेकिन मैं जब 85 में, वो 6 महीने पहले रहे थे सीएम, जी। और लास्ट 6 मंथ आए। तो पहले 6 महीने में मैंने उनसे कुछ सवाल बहुत ज़बरदस्त, जैसे आप मुझसे कर रहे हो। जी। तो मैंने उनके सामने कुछ सवाल रख दिए। मैंने कहा जी अगर ये काम किसी ने नहीं, उन्होंने करना है तो मेरी क्या ज़रूरत है, मेरा इस्तीफा ले लो। और मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ। जी। तो जो वहाँ पे थे वो चौंक कर देखने लगे, कौन है भाई। अब 6 महीने भी नहीं हुए मुझे। जी। अब मैंने ये बोल्ड बोल तो दिया। आप थे। हाँ सुन लीजिए, 6 महीने में मैंने जब ये बोल दिया तो उनके लाल चेहरा तो लाल तो थे ही, और हो गए कि मतलब इतने लोगों के सामने कह दिया। उन्होंने लोकपति, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, लोकपति जी को टेलीफोन किया, भाई ये किसने आदेश कर दिया, नेगी जी नाराज़ हो रहे हैं। और मुझे किया उन्होंने ही फ़ोन। मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्वर्ग में है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी। कि हम किसी चीज़ से डरते नहीं। मैं, क्योंकि हिडन एजेंडा नहीं था। हर चीज़ के पास होता है, हिडन एजेंडा होता है, कई लोग करते रहते हैं। तो उसके बाद उनको वो चीज़ ज़िंदगी भर मतलब उनके दिमाग में बैठ गई। बाकी वो बहुत तारीफ़ करते थे 6 महीने। मैं कभी उनको, फिर दिल्ली नहीं गया, दिल्ली में मंत्री बन गए, वीर बहादुर सिंह आ गए। वीर बहादुर सिंह मुझे इस्टेब्लिश कर गए यहाँ नेता, मतलब नेता नहीं, समाज सेवा। जी। जो मैं कहता था वो कर देते थे। लास्ट 6 मंथ इनको कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, वीर बहादुर सिंह जी को केंद्र में, और उनको यहाँ चीफ मिनिस्टर लिया है कि भाई 89 का चुनाव जिताना है, जीतना है। उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, और भारत सिंह जी जिनको मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, उनको जी। टिकट दे दिया। वो उस समय जीत भी गए। चलिए हो गई बात। तो ये मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम घबरा के नहीं, क्योंकि अगर आपका विज़न क्लियर है तो कोशिश होनी चाहिए। विजन क्लियर है तो जितने भी ऑफर आए तो उसको ठुकरा दें साहब, है ना? इसमें मैं थोड़ा और उनकी नाराज़गी बढ़ गई उन्हीं 6 महीने में, पहले 6 महीनों में। जी। द्वारहाट इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत कर दिया उन्होंने। मुझे पता चला भाई इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हो रहा है, मैं भी पहुंच गया। मैंने कहा भाई गढ़वाल में भी होना चाहिए एक। अब तिवारी जैसे ऐसे व्यक्ति से ये कह देना कि यहाँ भी होना चाहिए, तो ये तो मतलब बम्बार्डमेंट हो गया, ब्लास्ट बड़ी हो गया बात है। जी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी नहीं कि जी वहाँ तो पानी नहीं है। मैंने कहा किसने कहा पानी नहीं है? वहाँ पे चौरास में देखो ना, नीचे 50 फीट पे तो गंगा बह रही है, आप समझे। तो पंत जी, वही पंत जिसको मैंने खटखटाया था उस दिन, तो जी। उनका भी पंत वो फाइल ला द्वारहाट वाली, उसी में जोड़ा गया। एवं पौड़ी में भी एक जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, जो घुड़दौड़ी में खुला। जब घुड़दौड़ी में वीर बहादुर सिंह आ गए 6 महीने के बाद, उन्होंने शिलान्यास किया, तो मैंने देखा वो तो पौड़ी से भी आसमान है। तो मुझे नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी बातों को रखने के लिए पुख्ता ढंग से उन्होंने भी मजबूती से कहा तो कर दिया। जी। तो इस वजह से मेरा टिकट भी उन्होंने काट दिया कि ज़्यादा बनता है ये, इसको रोड़ो इधर। स्वाभाविक है। जी। लेकिन वो घटना घटी एक, तो उसने फिर मुझे रिवाइव कर दिया। लेकिन हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए हाँ, ज़रूर सीखने मिलता को है। बड़े आदमी हैं, उनके हमारे संबंध बहुत मधुर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम था, रहता था, जब भी 2002 में वो फिर चीफ मिनिस्टर बने, जी। इज्जत सम्मान, और ये खूबी मेरी रही है, कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे तिवारी जी रहे हों, वीर बहादुर सिंह रहे हों,
बहुगुणा जी रहे हों, हरीश रावत, मैं टाइम लेके जाता था कि मुझे समय चाहिए, तो टाइम लेके मैं जाता था और उसमें मुझे टाइम पे 5-10 मिनट में छोड़ भी देते थे लोग, इमीडिएट काम करो, निपटाओ निगरी को। 2022 का चुनाव सर, आपको याद होगा वो योगी जी की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी, याद होगी आपको? हाँ, जिसमें वो आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन आप गलत दल में हैं। हाँ। वो वीडियो आपने भी जरूर देखी होगी। बिल्कुल देखिए, तो तालियां भी बहुत बजी थी उस पर, बहुत भीड़ थी, बहुत बम्बार्डमेंट। तालियां, मुझे तालियों का ध्यान है। अच्छा, तालियों का ध्यान है तालियों का आपको। ध्यान है, वो भी बात तो ध्यान है। उनसे भी कभी आपकी मुलाकात हुई है वैसे योगी जी से? ये मेरा अपना ये दुर्भाग्य है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले तो हम टेलीफोनिक वार्ता हमारी होती थी, और वो अक्सर जो है बिथाणी में एक डिग्री कॉलेज, उनके परम पूज्य पिताजी जो आज लेट हो गए हैं, भगवान के नज़दीक हैं, उनका एक सपना था कि वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो बिथाणी में बहुत सालों तक उन्होंने बिथाणी जो है डिग्री कॉलेज बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था उनके पापा ने की थी, वहाँ पे जी। पिताजी ने की थी। उसी के बारे में वो बात करते थे जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो कहते थे कि इस डिग्री कॉलेज को यार आप गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बनवा लो। जब उन्होंने ये बातें शुरू की तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और वो शायद इतनी लेट बात शुरू हुई कि इसी बीच में हमारी गवर्नमेंट गिर गई और कुछ लोगों ने डिफेक्ट कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मैं उसको करवा देता, क्योंकि उस समय ये डिपार्टमेंट जो है मैडम इंदिरा हृदय जी के पास था, और मैडम इंदिरा हृदय बहुत हमारे प्रति सॉफ्ट होती थी, और ये कहती थी यार ये आदमी सिर्फ विकास और विकास की बात करता है, इसकी बात को टालने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य था, मैंने बताया कि उस समय जो है राष्ट्रपति शासन हो गया, 2 महीने ख़राब हो गए, उसके बाद ये रुक गया। लेकिन उस समय हमारी बातें होती थी। मैंने कोशिश की कि कोटद्वार में जो सीवर प्लांट हुआ करता था, सीवर फार्म होता था, उसके लिए मैं जाना चाह रहा था उनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं, सीएम बनने के बाद, सीएम बनने के बाद, क्योंकि ये बहुत छोटा ये काम था और मैंने एक ही प्ली दी थी, मैंने पत्र भी भेजा था। पहले यादव को भेजा जो अखिलेश यादव थे कि हम लोग बिजली वहाँ देते हैं, पानी भी देते हैं, सड़कें भी दे रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं से उनका चल रहा है, हमको कोई विरोध नहीं है हमारा, लेकिन हमको वो सीवर फार्म दे दिया जाए क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है। और अगर वो फार्म आज भी हम वर्तमान नेताओं से, बीजेपी के नेताओं के हाथ, तो दोनों जगह उन्हीं की गवर्नमेंट है, अगर वो सीवर फार्म हमको मिल जाता है तो कोटद्वार की जो कूड़ा निस्तारण की समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो अब नए सिरे से जो बनेंगे वो बनेंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज है ट्रेचिंग ग्राउंड की है, जो शहर से दूर होना चाहिए, वो दूर भी है, मुफीद भी है, और उसमें वो बहुत बेहतर ढंग से काम भी कर सकता है, समस्या का हल भी है। तो इस पूरी बहुत लंबी बातचीत हुई, उसमें पहली बार आपने बीजेपी का नाम अपने मुंह से ले लिया, मैं सवाल पे आया नहीं अभी। तो अभी जिनकी आप बात कर रहे थे योगी जी की, तो उनकी पार्टी से भी ऑफर आया होगा, आपने पहले बताया था। मैंने बताया टिकट लेके आए थे, जब बहुत पुरानी बात हो गई, वो 89 की बात। अब इस सन 2000 के बाद देखिए ऐसा है कि जब ये सब डिफेक्शन हो रहा था, जब हम लोग 2016 के आसपास थे जी, तो जब ये कुछ लोग जो है बीजेपी में चले गए, सरकार गिर गई, जिस राष्ट्रपति शासन की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी आए लोग, तो उन्होंने कहा भाई कि हम एक ऑफ़र देते हैं आपको, ये करते हैं वो करते हैं। हालांकि कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था, इन्हीं में से थे 8-9 लोग डिफेक्ट कर रहे थे, उसमें आदरणीय हमारे विजय बहुगुणा जी भी थे। हालांकि उन्होंने इस बात को नहीं कहा, लेकिन और लोगों ने कहा जो हमारे सहपाठी थे। तो मैंने कहा नहीं यार, हम जहाँ ठीक हैं वहीं ठीक है, क्या है जी, यहाँ पर काम करने का अवसर मिल रहा है तो काम कर रहे हैं, शुरू से, क्योंकि काम करने का एक दृष्टिकोण बहुत क्लियर है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब यूपी में हार गया, यूपी से हार गया एक चुनाव, तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र यहाँ पर थे, आज नहीं है, भगवान के नज़दीक हैं, वो हरि कुकरेती। हरि कुकरेती एक शख्स हैं जिनकी फैक्ट्री भी है, उनके साथी एक बंसल है यहाँ पे, कुकरेती जी हैं दूसरे। एक दिन ये निशंक जी मंत्री जी थे उस समय, ये यूपी की विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अक्सर जो है 2-3 महीने में जाया करता था, क्योंकि मेरे रहने खाने की व्यवस्था वहाँ भी व्यवस्था अधिकारी करते थे, एक
2 कमरे उन्होंने दे रखे थे, तो मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। कूपन हमको मिलते थे, बैठते थे, लोगों के काम करवा के ले आते थे। तो एक दिन हम जब जा रहे थे तो वो खड़े मिले 2-3 लोग मुझे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी। क्या ऐसा 3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, मुलाकात नहीं हो रही है मंत्री जी से, एक ज़रूरी काम था। मैंने कहा क्या? कहा बिजली के बिल की जो है किस्त बनवानी थी। मैंने उनको पकड़ा, चलो मेरे साथ। अच्छा। तो हरदोई के उस समय अग्रवाल थे, एक हैं नरेश अग्रवाल, हमारे साथ विधायक भी रहे हैं और दमदमी टकसाल का हिस्सा भी थे वो, हमारे साथ। अच्छा। तो बाद में उन्होंने वो मंत्री हो गए, नरेश अग्रवाल जी। ठीक, वो ऊर्जा मंत्री थे उस समय। मैं गया उनके पास, मैंने कहा यार मित्र, अरे नहीं जाओ, मैंने कहा छोटा सा काम है। उन्होंने लिख दिया किस्तें, 12 किस्त कर दी उन्होंने, लिख दिया। मैंने कहा कितनी करनी है? नहीं बोलो। मैंने कहा 12 किस्त कर दो। ओहो, और वो 3 किस्त की मांग रहे थे, 3 आपने 12 करवा दिया। मैंने 12 कर। मैं फिर उठाया उनको, उस पत्र को लेके एमडी के पास चला गया, एमडी ऊर्जा भवन में चला गया और वहाँ मिला तो गजेंद्र पाल थे उसमें एमडी। मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे जानते थे, क्योंकि विधायक अगर ठीक ठाक हो तो सारे अधिकारी जानते हैं। जी। 2 कारणों से जानते हैं। एक तो मुख्यमंत्री से कितने लगाव है इस व्यक्ति का, कितनी बात सुनता है, और दूसरा ये कि कितना थोड़ा सा एक्टिव आदमी। अरे निखिल जी मैं जानता हूँ आपको। मैंने कहा एक छोटा सा काम है, मैं लंबी उन पे नहीं जाता था, स्टेट काम पे। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, उसने आगे तो उसने आदेश कर दिया नीचे अधिकारी के लिए कि भाई इनके 12 किस्त बना दीजिए, क्योंकि मंत्री का आदेश था। सुरेंद्र सिंह नेगी लेके गया था। ये लोग बैठे थे, हैरत में पड़ गए कि क्या हो गया। हम 3 दिन से यहाँ पे पड़े हैं, हमारा मिलना नहीं हो रहा है। नेगी जी ने जो है अभी 2 घंटे में सारे काम निपटा दी। तो मैंने उनको, वो शाम को नहीं आए, नहीं मिले। मैंने ऐसे बाद में पता क्या हुआ भाई, बलबान को वो बहुत खुश थे। पता कितनी किस्त हुई उनकी? 12 नहीं हुई, 9 हुई। अब मैं उन पर गर्म हो रहा, मैंने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे कहा हम तो 3 के लिए आए थे, हमने 9 करवा दी। और क्या चाहिए था? मैं गया उसके बाद दोबारा, मैंने कहा गजेंद्र पाल जी आपने तो 12 लिखा था। तो वो जो अग्रवाल दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने ये समझाया कि सर तब तक जो है फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, तो 9 ही किस्त बन रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग, हमें समझ गया कि क्यों 3 कम की उन्होंने कुछ और मकसद उनका था कि अगर वो कुछ कर देते सेवा तो हो जाती, लेकिन जी, जी। मैं बीच में था, तो वो खुश होकर लौटे। तो मैं कुछ, मेरी हॉबी है ये, जी। मेरी हॉबी है कि लोगों के काम हो जाए। अगर आपको सुजल को, अग्निहोत्री को कोई लोग जानते हैं और आप किसी मदद कर सकते हो आपके लेवल का, तो करना चाहिए ना। जी। ये समय कब मिलेगा दोबारा? बिल्कुल। तो अपना वही ख्यालात में चल रहे हैं अभी तक। बस 2-3 सवाल और हैं जितनी मेरे मर्जी बस। सवाल कर लो आपका हैं? 1 घंटा 3 मिनट हो गए। वो तो सब काट देंगे। सब तो बाकी तो काट ही दूंगा। बहुत कुछ काट हुए जी। अभी हम ऑफर की बात कर रहे थे सर, तो ऑफर हो गई ना बात वो, लेकिन आगे जाके कुछ ऑफर आता है तो ऐसा तो नहीं है? क्योंकि मैंने कल आपकी एक फोटो डाली थी सर स्टेटस पे अपने। हाँ। कि कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहें कि पूछे जाए नेगी जी से, तो आप बताइए। तो बहुत सारे सवाल तो भी आए। इन्होंने मुझे बताया था कल शादी में। मैंने कहा भाई कल यार ऐसा कोई प्रोग्राम है, कहो उसमें आ गया। मैंने कहा कैसे दे दिया उन्होंने यार। जी। तो मैंने पूछा, बहुत लोगों ने पूछा। हाँ। तो उनमें से मोटे मोटे मैंने जो सवाल थे वो लिखे भी, हमने उस पर बात भी कर ली। तो क्या कभी नेगी जी बीजेपी में भी जाएंगे? ऐसा हो सकता है, संभव है? अब तक तो नहीं हुआ कभी। देखिए जब इतना लंबा समय ये हो गया, जनता जानना चाहती है सर। नहीं जनता जानना चाहती है, ठीक है। जनता तो ये भी कहती है, रोज़ कहती है कि आप इधर आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे अगर मैं ऑफ दी रिकॉर्ड इसको बात का, हालांकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, लेकिन चल रहा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस ये बनते हैं थोड़ी देर के लिए जी, कि हमको ये लग रहा है कि हमारा भविष्य अब नहीं है, 27 में भी नहीं है, 27 के बाद फिर भी नहीं है, ठीक है नहीं, और जो उथल पुथल चल रही है हमारे अंदर, ये तो तब है जब कपास ही नहीं है तब भी जो धुना चल रहा है जी, हैं, ये स्थिति हो रखी है। तो ऐसा नहीं है, ये है कि मेरा सिर्फ एक मकसद है, उसको आप किसी रूप में ले लीजिए, कि ये 4 और 5 बिंदु जिन पर मैंने कहा, लाल ढांग से लड़खाल मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, ये कर्णाश्रम का विकास, टाइगर सफारी,
जैसी चीज़ें, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, केंद्रीय विद्यालय की भी बीज मैंने ही डाला था 2004-05 जो में। अब स्वीकृत हुआ है। हाँ, अभी होते होते क्या होता, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना है सरकारों से भी कि अगर 2007-08-09 में हो जाता वो, तो अब तक कितने बच्चे उससे होकर निकल जाते। अगर ये मेडिकल कॉलेज इधर 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22, 23, 24, 25 में भी हो जाता जी, तो कितने लोगों का कल्याण हो गया होता। सही बात। और होगा तो सही, क्योंकि ये बुनियाद डाली हुई है, पैसा सेंक्शन है, उसकी दीवार बंदी के टुकड़े टकड़े बचे हैं वहाँ पे, और जो है पैसा चाहे वो 1 रुपया बचा हुआ है उन पर, लेकिन अभी भी पैसा उस पर बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरा काम नहीं हुआ था। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज की ज़मीन अलॉट हुई थी, आज तो कहाँ क्या है उसमें क्या तो नहीं बहुत बड़े बड़े तो ये चीज़ें होंगी देर से देर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी बहुत देर होगी, हो जाएगी। बहुत लोग सफ़र कर चुके होंगे, जी। बहुत सारे बेरोजगार जो है कई सालों तक भटकते रहेंगे। हमारा नज़रिया ये है कि जल्दी से जल्दी अगर ये सरकार कर देती है तो मुझे कोई ना टिकट लड़ना है ना चुनाव लड़ना है, अगर ये काम अच्छा। कर देती है, ये मेरा। लेकिन अगर ये नहीं होते हैं तो इनके लिए संघर्ष करता रहूँगा और चुनाव भी लड़ता रहूँगा। सबसे आखिरी सवाल, जी। अब आपने जवाब तो थोड़ा दे ही दिया है, 2027 का चुनाव, साथ ही साथ इसको लेकर कि जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है कोटद्वार के अंदर, पूरे प्रदेश भर के अंदर उत्तराखंड की बहुत वीक हो रही है सर, या ये लाजमी इसको खुलकर हम कह सकते हैं? इसमें ये आप खुलकर कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं खुलकर कह पार्टी सकता हूं। फोरम में हम बोले तो हम पत्रकार वाली जो ये वो है ना, हाँ। तो सर एक तो अपोजिशन बहुत वीक हो रहा है कोटद्वार उत्तराखंड के अंदर, और दूसरा 2027 का चुनाव आपके लिए। देखिए मेरे एक भाग्य दुर्भाग्य एक रहा है, मैं आपको बता दूं, ये साथ साथ चलता रहा है। मैं 1985 में जीता तो सरकार हमारी बनी। 1993 मैं इंडिपेंडेंट जीता, मैंने समर्थन दिया, इन्हें सरकार में मैं हिस्सादार था। 2002 में उसके बाद बना तो फिर सरकार हमारी बनी। 2012 में मैं बना तो सरकार हमारी बनी। अब ये मेरे मुकद्दर के साथ ये जुड़ा हुआ है कि जब मैं जीतूंगा तो सरकार बनेगी। अब इसको किस रूप में आप लेंगे वो आप देख सकते हो। ये जनता ने जी, ये हकीकत है कि मैं, बल्कि 2012 में एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं करीब 4000 की लीड पे था, जिस इम्पोर्टेंट मसले पे आप बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो हमारे शीर्ष व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। जब 4000 की मैं लीड ले रहा था और उस समय आंकड़ा चल रहा था 31-32, 31-32। अगर मैं जीतता तो मैं 32 हो जाता, अगर वो जीते तो 32 हो जाती सरकार उन। तो मैंने एक सोचा है कि मैं तो आपकी बार कैसे मैं जीत रहा हूँ, सरकार तो बन ही नहीं रही हमारी। ये मैं कहाँ सोच रहा हूँ, पौड़ी में। अच्छा, क्योंकि मैं एक मिथक जुड़ा हुआ है कि भाई जीतूंगा तो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो काम होंगे, अपने चॉइस से होंगे। तो ये कभी कभी होता है, संयोग की बातें हैं। अब देखिए भाग्य कोटद्वार के भाग्य में और मेरे भाग्य में क्या लिखा है भविष्य में। 27 में चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने बताया ना कि इन कार्यों के पूरा करने के लिए अवसर मिलेगा तो जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए या तो संघर्ष करना पड़े, चुनाव लड़ना पड़े, या जनता के साथ आगे बढ़ना पड़े, तो मैं जनता के साथ खड़ा नजर आऊँगा। लेकिन इन मुद्दों को पूरा करने में पूरा शक्ति लगा दूंगा। जी, कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।